JKSA classes, Professor C.S. Suresh Tejwani, last unit 6 of the Indian Contract Act, contingent contract and quasi contract. सबसे पहले देखेंगे हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31। जहां पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आप सुनते हो तब आपको इंश्योरेंस कंपनी को याद करना है। आप अपने एक्टिवा का इंश्योरेंस लेने जाते हो तो एक्सीडेंट होता है तो ही क्लेम आपको कंपनी पे करती है, प्रीमियम आपको रेगुलरली पे करना होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहले डेफिनेशन है टू डू और नॉट टू डू समथिंग इवन कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स और डज नॉट हैपन। तो उसका मतलब क्या होता है? टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी या नहीं करेगी। इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हैपन्स और नॉट हैपन्स। प्रीमियम तो रेगुलर भरना ही है, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। प्रीमियम रेगुलर भरोगे, लेकिन इवेंट है, कोलेटरल इवेंट है, हैपन और नॉट हैपन, यानी कि एक्सीडेंट होगा, उसके आधार पे एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। टू डू होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, नॉट हैपन होगा तो क्लेम पे नहीं करेगी, नॉट टू डू होगा। हैपन होगा तो डू, नॉट हैपन होगा तो नॉट डू। ये आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी में आपने कुछ किया हुआ है तो उसका मैं लॉस आपको रिकम्पेंसेट करूंगा। गारंटी में आप लोन नहीं भरोगे तो मैं भरूंगा। ये सब कंटीजेंसी है, आप पे डिपेंड करता है, सर्टेनिटी नहीं है। आपका हाउस बर्न हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा लोन देगी 20 लाख की, तो आप 20 लाख का मकान परचेस करोगे, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। यहां पे आपको पहले कोलेटरल वर्ड यूज किया था। कोलेटरल वर्ड का मीनिंग पोलो मुला, उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। कोलेटरल इवेंट यानी सच इवेंट, कोलेटरल इवेंट है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है, कंसीडरेशन भी नहीं है। आप प्रीमियम दे रहे हो, वो आपका कंसीडरेशन है। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रॉमिस दिया है मैं क्लेम पे करूंगा, वो प्रॉमिस है। प्रॉमिस यानी फ्यूचर में करूंगा, परफॉर्मेंस अभी कर रहा हूं। लेकिन ये कोलेटरल इवेंट एक्सीडेंट होना, वो प्रॉमिस भी नहीं है, परफॉर्मेंस भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन भी नहीं है। मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रीमियम एंड क्लेम का, वो अलग है। ये दूसरी ही इवेंट है जिसके बेस पे ये फर्स्ट इवेंट डिपेंड कर रही है। इसीलिए बोला है पोलोक एंड मुला ने, कोलेटरल इवेंट प्रॉमिस परफॉर्मेंस कंसीडरेशन नहीं है। हाउस बर्न इज ए कोलेटरल इवेंट, लोन मिलना दैट इज द कोलेटरल इवेंट। एसेंशियल ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 4 पॉइंट्स आपको एसेंशियल ऑफ द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो डेफिनेशन पे से 3 पॉइंट तो मिल जाएंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन टू और नॉट टू डू समथिंग दैट इज द इवेंट। इवेंट पे डिपेंड कर रहा है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा या नहीं होगा। हाउस बर्न होगा, वो इवेंट ही है, इवेंट पे डिपेंड करेगा। और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल। इवेंट है वो कोलेटरल होना चाहिए, लोन मिलना, हाउस बर्न होना, वो कोलेटरल इवेंट है। कंडीशनल नहीं होना चाहिए, आप मुझे गुड्स दोगे तो मैं पैसा दूंगा, वो कंटीजेंट नहीं है, वो कंडीशनल है। ए बी से शादी करेगा तो मैं पैसा दूंगा, तो वो भी आपको श्री मटेरियल में बोल ही दिया है, ये कंटीजेंट नहीं है, कोलेटरल इवेंट ही नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि हमने प्रीमियम पे किया क्लेम आने वाला है। और थर्ड है स्विमिंग पूल, आपने जैसा मैंने बोला है वैसा ही बना के दोगे तो 20 लाख दूंगा। ये तीनों, स्विमिंग पूल है, मैरिज है, गुड्स है, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एग्जाम में 2 मार्क में पूछ सकते हैं। थर्ड विल, मेरी इच्छा होगी तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, कभी पेमेंट करने की किसी इच्छा होती ही नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट merely डिपेंड्स ऑन द विल, it is not a contingent contract. If it depends on will and other factor, then it can be a contingent contract. मेरी इच्छा होगी तो पैसा दूंगा, वो कंटीजेंट नहीं है। मैं कल बॉम्बे पहुंचूंगा तो दूंगा, वो कंटीजेंट है।
बारिश नहीं आएगी तो मैं फ्लाइट आएगी तो उसमें मैं जाऊंगा तो वहां पहुंचूंगा। बारिश आएगी या नहीं आएगी, फ्लाइट आएगी या नहीं आएगी, वो सिर्फ मेरे विल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। विल तो है ही, फ्लाइट आगे में गया ही नहीं तो विल पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन विल के अलावा दूसरे भी फैक्टर है उस पे डिपेंड कर रहा है तो कंटीजेंट है। सिर्फ विल पे है तो कंटीजेंट नहीं है। एंड फोर्थ वन, योर इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। मैं आपको मेरी लैंड बेचने वाला हूं, उसके डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे तो कलेक्टर को परमिशन देना ही पड़ेगा। कलेक्टर परमिशन देगा तो मैं आपको लैंड बेचूंगा। इट्स नॉट ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ए सर्टेन। कोलेटरल इवेंट सर्टेन नहीं हो सकती है, अनसर्टेन इवेंट है तभी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो पाएगा, वैलिड माना जाएगा। पहले हमने मीनिंग देखा, बाद में एसेंशियल एलिमेंट देखा, दोनों के लिए सेक्शन 31 ही है। Now rules of enforcement, section 32 to section 36. Rules of enforcement में enforcement of contingent contract depends on happening of future uncertain event. Section 32 है। शिप दरिया में डूब जाएगी तो मैं मनी दूंगा। हाउस बर्न होगा तो मैं मनी दूंगा। शिप दरिया में डूबी नहीं, यहां पे आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। दरिया में डूब गई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। डिपेंड्स ऑन हैपन है। हैपन होगा तो वैलिड, इनफोर्स, वैलिड का मतलब इनफोर्स एंड वॉइड का मतलब नॉट इनफोर्स। शिप आ जाएगी तो मनी दूंगा, शिप आ गई इनफोर्सेबल। शिप दरिया में डूब गई यानी इम्पॉसिबल हो गया, अभी होने वाला नहीं है परफॉर्मेंस, तो अनइनफोर्सेबल। सेक्शन 33, हैपन की जगह कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। नॉन हैपनिंग, कल सवेरे तक शिप नहीं आएगी तो मैं मनी दूंगा। वैसे सेकंड एंड फिफ्थ सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए सवेरे निकालना पड़ेगा। शिप नहीं आएगी तो मनी दूंगा, तो शिप डूब जाएगी तो इम्पॉसिबल हो गया, तो इनफोर्स। आ गई तो नॉट इनफोर्स। हैपनिंग में और नॉट हैपनिंग में उल्टा है। हैपनिंग में शिप आने वाली है तो मनी दूंगा, तो आएगी तो वैलिड, नहीं आएगी तो वॉइड। नॉट हैपनिंग में नहीं आएगी तो मनी दूंगा, तो डूब जाएगी तो वैलिड, आ जाएगी तो वॉइड। और थर्ड पॉइंट है सेक्शन 34, वॉइडी है, अनइनफोर्सेबल ही है। Although it is possible by the conduct of living person it can be enforced, but it is immoral. Hence you assume that it is void. एग्जाम्पल से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ए ने बी को बोला तू सी से शादी कर तो मैं मनी दूंगा। सी ने डी से शादी कर लिया, उसका मतलब है बी एंड सी का शादी नहीं होने वाला। आप ऐसा नहीं बोलोगे, नहीं नहीं वो तो सी क्या है, डी से डिवोर्स लेगी और बी से शादी करेगी। अनस्पेसिफाइड टाइम तक फ्यूचर एक्ट, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ द पार्टी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप ऐसा सोच नहीं सकते, इमोरल है। किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट से वो पॉसिबल हो सकता है, तभी भी आप उसको वॉइड और अनइनफोर्सेबल नहीं मानोगे। फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस स्टडी दिया हुआ है। नाइट ने फ्रॉस्ट को बोला मेरे पापा मर जाएंगे, बाद में शादी करूंगा। पापा जिंदा थे, फ्रॉस्ट ने और किसी लड़की के साथ शादी कर दिया। तब प्लेंटिफ ने, फ्रॉस्ट ने स्यू किया, डिफेंडेंट ने प्रोटेक्शन का ट्राई किया, लेकिन प्लेंटिफ फ्रॉस्ट की फेवर में डिसीजन आया, स्यू ऑफ द फ्रॉस्ट विल बी वैलिड। उसका मतलब आपको यहां पे इतना ही याद रखना है, जब फ्यूचर एक्शन से पॉसिबल है तभी वो सोचना नहीं है क्योंकि इमोरल है। और तब थर्ड सेक्शन 34 में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडी माना जाएगा। 35 फिक्स टाइम, हैपेंस विद इन फिक्स टाइम, नॉट हैपेंस विद इन फिक्स टाइम, अलग अलग पॉइंट दिया है, सेक्शन 35 ही है। कल सवेरे से पहले शिप आएगी तो मैं मनी दूंगा, सवेरे तक नहीं आई
यानी एक्सपायरी ऑफ द टाइम हुआ और आधी रात को डूब गई, यानी जब हैपनिंग ऑफ फिक्स टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सपायरी ऑफ द टाइम है या इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो अनइन्फोर्सेबल एंड वॉइड है, और सवेरे से पहले आ गई तो वैलिड एंड इन्फोर्सेबल है। उल्टा सोचो, कल सवेरे तक नहीं आएगी तो मैं मनी दूंगा, नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करता है। सवेरे हो गया, नहीं आई, कल सवेरे तक सीट नहीं आई तो पैसा दूंगा, सवेरे हो गया सीट नहीं आई है तो मनी देना पड़ेगा, डूब जाएगी तो देना पड़ेगा, आधी रात को आ गई तो देने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट वन 36 है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में टू स्ट्रेट लाइन मीट टू ईच अदर। आपको एग्जांपल दिया है सन विल राइज टुमारो इफ इन वेस्ट आई विल पे टू यू, वो इम्पॉसिबल है, अनइन्फोर्सेबल है, वॉइड है। और रूल्स ऑफ इन्फोर्समेंट के बाद डिफरेंस दिए हुए हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले मीनिंग है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन अभी हमने देखा था, डू और नॉट डू समथिंग इवन कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस और डज नॉट हैपेंस। वेगरिंग में दो वर्ड याद रखना है, रिक्वायर्ड टू पे मनी और मनी वर्थ, डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। देखो कंटीजेंट में कोलेटरल इवेंट है एंड वेगरिंग में सिर्फ अनसर्टेन है, दो वर्ड अंडरलाइन करना है, मनी एंड मनी वर्थ एंड अनसर्टेन इवेंट, तो वो वेगरिंग माना जाएगा। रेन विल फॉल आई विल पे टू यू गैम्बलिंग होता है, जुगाड़ होता है, यानी कि हम बेटिंग जो लगाते हैं वो सब वेगरिंग है। इसीलिए सबसे पहले आपको बोला है मीनिंग रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है, एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पे करेगी, नहीं होगा तो मैं करूंगा, ऐसा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है। वेगरिंग में रेन आएगा तो मैं पे करूंगा, नहीं आएगा तो आप करोगे। रेसिप्रोकल आमने सामने प्रॉमिस वेगरिंग में है, कंटीजेंट में नहीं है। कंटीजेंट में अनसर्टेन इवेंट है, वो कोलेटरल है। वेगरिंग में मेन पार्ट है, कोर पार्ट है। बारिश आएगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदर कोई इवेंट है नहीं। वेगरिंग में मेन कॉन्ट्रैक्ट मेन इवेंट है, उस पर डिपेंड कर रहा है, दो इवेंट नहीं है। जब कंटीजेंट में कोलेटरल इवेंट है। और फोर्थ पॉइंट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सभी कंटीजेंट वेगरिंग नहीं होते, सभी वेगरिंग है, वो तो कंटीजेंट होते ही हैं। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में रेन आएगा या नहीं आएगा, पार्टीज का कुछ इंटरेस्ट नहीं है। वाइल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी का लॉस होगा, वह इंटरेस्ट है, कंटीजेंट पार्टी में इंटरेस्ट है, और वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। म्यूचुअलिटी ऑफ द गेन और लॉस, वेगरिंग में सिर्फ हारो या जीतो, गेन और लॉस उतना ही है। कंटीजेंट में गेन और लॉस का कंसेप्ट नहीं है। एंड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंटीजेंट वैलिड है, वेगरिंग है वो वॉइड है। सेकंड डिसीजन के दिया हुआ है आपको इंश्योरेंस एंड वेगरिंग। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कंटीजेंट जैसा ही है, एक्सीडेंट होगा तो आपको मनी दिया जाएगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन क्रक्स पॉइंट है, वो प्रीमियम है, प्रीमियम तो पे करना ही है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका उस इवेंट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी प्रॉपर्टी लॉस होगी तो आपको नुकसान जाएगा, इसीलिए थर्ड पॉइंट इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। फोर्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कंपेंसेशन देना वो पर्पस है इंश्योरेंस का। इन्फोर्सेबिलिटी, इंश्योरेंस इन्फोर्सेबल है, वेगरिंग वॉइड होने की वजह से इन्फोर्सेबल नहीं है। इंश्योरेंस में प्रीमियम साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाता है, वेगरिंग में विन लॉस है वो लमसम डिसाइड किया जाता है। इंश्योरेंस पब्लिक वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल है, जब वेगरिंग है उसमें पब्लिक वेलफेयर नहीं है, पब्लिक को नुकसान होता है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द कोजी कॉन्ट्रैक्ट। कोजी कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसीडरेशन, सेक्शन 10 के सब एलिमेंट होते हैं, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है।
लेकिन लॉ की वजह से कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें सेक्शन 10 के कोई एलिमेंट नहीं है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन कुछ भी नहीं है, तभी भी लॉ है वो एक पार्टी पे ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करती है और दूसरी पार्टी पे लायबिलिटी डालती है। सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से भी लॉ को यह करना पड़ता है। लॉ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों इंपोज करवाती है? उसकी वजह यह है, लैटिन मैक्सिम बोल रहा है, नो रिच मैन कैन ग्रो विद द लॉस टू द अदर। किसी को नुकसान पहुंचा के दूसरा बंदा आगे नहीं निकल सकता है, नहीं निकलना चाहिए। और दूसरे वर्डिंग्स है यहाँ पे इक्वालिटी, गुड कॉन्शियस एंड जस्टिस। किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए, अच्छे इरादे से जिंदगी जीना है। आप यहाँ पे कोई चीज भूल गए हो तो जिसको मिला है उसको दूसरे दिन वापस करना है। इट इज इम्पोज बाय द लॉ, दैट इज इम्पोज बाय द लॉ ने डाला हुआ है। सबसे पहले साइलेंट 3 फीचर्स दिए हुए हैं आपको। साइलेंट फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है आपका ऑब्लिगेशन है वो मनी और मनी वर्थ होना चाहिए। उसका मतलब लिक्विडिटी इनटू मनी है तो चलेगा। मोबाइल आप भूल गए हो तो लिक्विडिटी इनटू मनी है तो फाइंड आउट द गुड्स अप्लाई होगा। यह ऑब्लिगेशन वॉल्यूंटरी नहीं है, एग्रीमेंट से नहीं है, लॉ की वजह से है। पोजी कॉन्ट्रैक्ट में राइट इन पर्सनलाइज होता है। आपका मोबाइल ए के पास है तो आप ए से ही मांग सकते हो, दूसरे किसी से नहीं। राइट इन पर्सनम यानी पर्सन, सिंगल पर्सन के पास से आप मांग सकते हो, राइट इन पर्सनम। आपकी कार बाहर पड़ी हुई है, कोई उसको इंजरी नहीं कर सकता है, वो राइट इन रेम है, अगेंस्ट द वर्ल्ड है। कोजी कॉन्ट्रैक्ट राइट इन पर्सनम है, राइट इन रेम नहीं है। 5 पॉइंट्स आपको दिए हैं 68 टू 72 जहां पे कोजी कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। 5 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, 5 स्पेशल केसेस। सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 68 सप्लाइज नेसेसरीज टू द इनकॉम्पिटेंट पर्सन। माइनर एंड अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वॉइड ए इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट है। सप्लायर ने माइनर और अनसाउंड माइंड को और उस पे जो डिपेंड है उस पर्सन को उसकी सिचुएशन के मुताबिक उसको नेसेसरी सप्लाई की है। सिर्फ सप्लाई नहीं, उसका सिचुएशन भी देखना है। उस टाइम पे उसकी जरूरत थी, नेसेसरी सप्लाई की हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी लायबल है ड्यू टू सेक्शन 68 कोजी कॉन्ट्रैक्ट। 68 के बाद है 69 पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन। आप जिस मकान में रहते हो उसी मकान का रेवेन्यू यानी टैक्सेस बाकी है, ओनर पे नहीं करेगा तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट ले जाएगी। आपका इंटरेस्ट है, आपको वहां पे रहना है, इसीलिए आप रेवेन्यू टैक्सेस आप भर देंगे तो आप ओनर के पास से ले सकते हो ड्यू टू कोजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 69। सेक्शन 70 नॉन ग्रेच्युटस एक्ट हमने कंसीडरेशन में भी देखा हुआ था। पास वॉलंटरी सर्विसेज, जो सर्विस सामने वाले ने प्रोवाइड की है वो ग्रेच्युटसली नहीं कर रहा है, हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, वहां पे हम प्रेजेंट थे तो हमें उसका पेमेंट करना है। हमने कुली वाला एग्जांपल और सिग्नल के पास ग्लास साफ करना, ये सब एग्जांपल हमने देखे थे। उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे तो आपने कोई भी बेनिफिट एंजॉय किया है, सामने वाले ने एक्ट किया है, लॉफुल एक्ट किया है, सर्विस प्रोवाइड किया है, गुड्स दिया हुआ है। बाय मिस्टेक आप पे अगर कोई गुड्स लेके जाएगा, इनिशियली आपको दिया हुआ था फ्रूट का एग्जांपल, आपने अपना बर्थडे गिफ्ट समझ के यूज कर दिया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी नॉन ग्रेच्युटस एक्ट में लॉफुली प्रोवाइड किया जाता है, आप बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। रिवर्स केस स्टडी दिया हुआ है श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। गवर्नमेंट ने उसको निकाल दिया जॉब में से, उसने रीट पिटीशन इन हाई कोर्ट फाइल किया, केस फाइल किया, वहां से स्टे लेके आया, फिर से जॉब पे लग गया और सैलरी लेने लगा। लेकिन जॉब पे उसको कुछ काम नहीं किया गया, उसने कुछ एक्ट नहीं किया है। हायर कोर्ट में जाके गवर्नमेंट है वो फिर से उसको निकालने का ऑर्डर लेके आए, उसको निकाल दिया तो उतने टाइम का सैलरी जो उसने लिया है वो वापस देना पड़ेगा क्योंकि कुछ एक्ट नहीं हुआ है। बाद में 71 68 necessaries, 69 interested person, 70 non-gratuitous act, 71 finder of the goods। अनदर गुड्स था
किसी को मिला है, लेना जरूरी नहीं है, उसने लिया है तो गुड्स का ट्रू सही तरीके से केयर रखना है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस यूज करना है, उसका नो एप्रोप्रिएट यूज नहीं करना है, संभालना है, यूज नहीं करना है, करेक्ट ओनर को ढूंढना है, उसको दे देना है। जब फाइंडर ऑफ द गुड्स में दो केस आपको दिए हैं, एक एग्जांपल है, एक केस स्टडी है। हॉलिन्स वर्सेस वॉलेस के अंदर ऐसा बोला है आपको एच को डायमंड मिला है, एफ की शॉप से मिला है, एफ को दिया, एफ ने ट्रू ओनर ढूंढने का ट्राई किया, मिला नहीं। सर्टेन वीक के बाद एच आया, एफ को बोला डायमंड वापिस दो, तो जो एफ ने ढूंढने के लिए एक्सप्रेस किए थे वो पे करके एच एफ से डायमंड वापिस ले सकता है। ट्रू ओनर के अलावा और किसी को एच देने के लिए लायबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल है, पी डी की दुकान पे अपना कोट का ब्रोच भूल गया, डी के आशीष से डोर में रख दिया, वीकेंड को संडे को कोई चुरा के ले गया, जब मंडे को आए तो मालूम पड़ा, तो दुकानदार है उसका डैमेजेस पे करेगा। किसी की चीज संभालने की ताकत है तो मत लो, संभालने की ताकत है तभी लो, वरना मत लो। फाइंडर ऑफ द गुड्स है, उसके बाद लास्ट सेक्शन है 72 में बाय मिस्टेक और कोशोइंशियल कुछ भी फायदा लिया है, बेनिफिट लिया है तो वो वापस दे। बाय मिस्टेक किसी ने गुड्स दिया, आपने यूज कर दिया, उसका पेमेंट कर दो। यहाँ पे मिस्टेक और कोशन बहुत वाइड है, उसमें फ्लड भी आ जाएगा, एक्सटॉर्शन भी आ जाएगा, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट सब कुछ आ जाएगा। एनीवे यू हैव रॉन्गली गेट द बेनिफिट, यू मस्ट रिस्टोर। यहाँ पे दो आपको केसरी दिया हुआ है। सेल्फ टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैयालाल में कन्हैयालाल ने म्युनिसिपल अथॉरिटी को रॉन्गली टैक्सेस पे कर दिया था और मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कन्हैयालाल को टैक्सेस वापस देना है। बहुत पुराना एग्जाम्पल होगा, इसलिए अमाउंट छोटा है। त्रिकमदास वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी, उसमें विदाउट टिकट वो ड्राम में जा रहा था, उसके पास से 5 रुपीज की पेनल्टी ली। उस टाइम पे वो बहुत ही एक्सोर्बिटेंट वेरी हाई होगी, वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला इतना ज्यादा पेनल्टी नहीं ले सकते, इसीलिए आपको पेनल्टी रिटर्न करना पड़ेगा। लास्ट में आपको पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते हैं एंड नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट लो इंपोज करता है और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट से डिसाइड किया जाता है। थैंक यू वेरी